साथियों, ये वीडियो हर किसी के लिए है जो लोग अपना घर खरीद रहे हैं या फिर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, खासकर ऐसे लोग जो ओन कंट्रीब्यूशन से खरीद रहे हैं, यानी कि अगर आप लोन नहीं ले रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई लोगों ने पीछे वीडियोज़ में सवाल जवाब के एपिसोड में पूछा हुआ था, आखिर एनओआई ज़रूरी है क्या और इसके फ़ायदे क्या हैं? आज ये सारी चीज़ें आपको बताने वाले हैं और हर एक बायर, चाहे वो छोटी प्रॉपर्टी ले रहे हों, कम बजट में ले रहे हों या फिर प्रीमियम प्रॉपर्टी ले रहे हों, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सौदा घर के किस्से कहानियों के एपिसोड में, जहां पर सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां आप लोगों के सामने लाते हैं, जिससे कि आप अपने बाइंग को और अच्छा बना सकें। आज की जो घटना है ये मैं आपको बताता हूं कि एक डेवलपर जो कि लुल्ला नगर में अपना प्रोजेक्ट बना रहे थे, उन्होंने एक शॉप जो है 1 करोड़ के आसपास में बेचा और बेचने के बाद उसका एग्रीमेंट भी हो गया। और एग्रीमेंट से पहले होता क्या है, आप लोगों को पता है, जब आप किसी भी प्रोजेक्ट पे जाते हैं तो वहाँ पे आप 1 बार, 2 बार, 3 बार विज़िट करते हैं, वहाँ पे सेल्स पर्सन से मिलते हैं, कई बार आप डायरेक्टर से मिलते हैं, ओनर से मिलते हैं और आपका एक ऐसा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है, जहाँ पर आप वो चीज़ों को सोचना बंद कर देते हैं कि कहीं आपके साथ कुछ गलत होगा, इसकी संभावना भी आपके मन में नहीं आती है। और यही हुआ कि जो बायर थे उन्होंने वंस यार जो है पेमेंट कर दिया और उस पे उन्होंने कोई लोन नहीं लिया। यानी कि उनका खुद का बचत पैसा रहा होगा और वो उन्होंने पेमेंट किया, उसका एग्रीमेंट कर लिया और फिर समस्या तब आई जब चंद महीनों बाद वही प्रॉपर्टी किसी और को बेच दी गई। अब आप सोचेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? हमने तो स्टैम्प ड्यूटी पे कर दिया, स्टैम्प ड्यूटी पे कर दिया यानी कि प्रॉपर्टी हमारी हो गई। क्या गवर्नमेंट चेक नहीं करती है? क्या रजिस्ट्रार ऑफिस में चेक नहीं होता है? कैसे हो सकता है ये कि प्रॉपर्टी 2 लोगों को बिक जाए? तो आप लोगों के जानकारी के लिए मैं बता दूँ, गवर्नमेंट के लिए या फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो प्रॉपर्टी पहले किसी को लिखी गई थी या नहीं लिखी गई थी, वो प्रॉपर्टी किसकी है, वो प्रॉपर्टी कौन ले रहा है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट को या फिर स्टेट गवर्नमेंट को इस बात से मतलब होता है कि उनका जो रेवेन्यू है, जो स्टैम्प ड्यूटी है, वो कलेक्ट होना चाहिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? इसके लिए मैं आपको एक रिसेंट में जो एक काफ़ी बड़ी घटना हुई थी, उसको याद दिलाता हूँ। एमेडिया एंटरप्राइजेज़ एलएलपी, जिसमें पार्टनर थे पार्थ पवार और दिग्विजय पाटिल। इस केस को आप सभी लोग जानते होंगे। 40 एकड़ का जो लैंड पार्सल है मुंडवा में, वहाँ पे ट्रांज़ैक्शन होता है और उस ट्रांज़ैक्शन वैल्यू को काफ़ी कम दिखाया जाता है और उस पे स्टैम्प ड्यूटी का जो है एक तरीके से जब आपने प्रॉपर्टी वैल्यू कम दिखा दी तो स्टैम्प ड्यूटी भी कम देना पड़ेगा। अब वो चीज़ें एग्ज़ीक्यूट हो जाती हैं और उसके तुरंत बाद ये पता चलता है ये लैंड तो गवर्नमेंट का है, इसे तो बेचा ही नहीं जा सकता है। आप सोचिए, ऐसे लैंड पार्सल का एग्रीमेंट हो जा एग्ज़ीक्यूट हो जाता है जिसे कि बेचा ही नहीं जा सकता है, यानी वो स्टेट गवर्नमेंट का है। उसे बेच दिया गया और अभी रिसेंट में एमेडिया एंटरप्राइजेज़ एलएलपी को ये नोटिस दिया गया है कि रिमेनिंग जो शॉर्टफॉल था 21 सीआर का स्टैम्प ड्यूटी वो पे करें। और यही नहीं, उनको पेनल्टी के लिए 1.5 सीआर और पे करना है, यानी कि 22.5 सीआर जो है 10th फ़ेब तक पे करना है। ये लैंड पार्सल आप सभी लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा है तो आपको ड्रोन के ज़रिए भी ये एक बार लैंड पार्सल दिखा देते हैं। अब आप सोचिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है आप लोगों के मन में आ रहा होगा, वो लैंड पार्सल जो बेचा ही नहीं जा सकता है, जिसका ट्रांज़ैक्शन एक तरीके से गलत है, वो ट्रांज़ैक्शन जो है आने वाले समय में कैंसल ही होना है, पर अगर वहाँ पे रजिस्ट्रेशन हुआ है तो स्टैम्प ड्यूटी देना ही पड़ेगा। वो रजिस्ट्रेशन सही है, गलत है, ये निर्णय बाद में होगा, लेकिन ट्रांज़ैक्शन हुआ है, स्टैम्प ड्यूटी को कम दिखाया गया है क्योंकि जो पूरा लैंड पार्सल की कीमत थी वो कम दिखा के एग्रीमेंट किया गया है, तो स्टैम्प ड्यूटी पहले पे करो, जितना डिफरेंस है, उसके बाद देखते हैं वो क्या है। यानी वो प्रॉपर्टी का ट्रांज़ैक्शन एग्ज़ीक्यूट नहीं होने वाला, लेकिन स्टैम्प ड्यूटी पूरा कलेक्ट किया जाएगा। ये मैंने एग्ज़ाम्पल आपके सामने क्यों रखा ये पूरी बात? क्योंकि इससे आपको समझ में आ जानी चाहिए कि आप तो 1 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़ के अंदर तक की प्रॉपर्टी ले रहे हैं। ये तो इतने बड़े ट्रांज़ैक्शन हैं जहाँ पे कि 21 करोड़ का डेफ़िसिट आया है स्टैम्प ड्यूटी में। तो आप चाहे 50 लाख की प्रॉपर्टी ले रहे हों, 80 लाख की ले रहे हों, 1 करोड़ की ले रहे हों, 2 करोड़ की ले रहे हों या फिर 10 करोड़ या उसके अंदर ले रहे हैं। आपको क्या करना है कि कभी ऐसा ना होने पाए कि आपकी ही प्रॉपर्टी को किसी और को ना बेच दिया जाए।
इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आप गए वहाँ पे अंगूठा लगा दिए, आपके पास जो इंडेक्स 2 आ गया, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आ गया और आप अपने आप को सेफ फ़ील कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको प्रॉपर्टी लेने से पहले सबसे पहला क्या करना है कि आप किसी अच्छे लॉयर को हायर करिए या किसी अच्छे कंसल्टेंट से जो है मिलिए, जिसको जानकारी हो। और आप ये चेक करिए कि क्या इसका इंडेक्स 2 पहले के जितने भी हैं, यानी कि पहले क्या इसका एग्रीमेंट हुआ है? कितने ट्रांज़ैक्शन हुए हैं? वो आपको मिल जाता है आईजीआर की वेबसाइट से, उसे चेक किया जा सकता है। आपके लिए मुश्किल होगा क्योंकि हज़ारों जो एक ही सर्वे नंबर पे ट्रांज़ैक्शंस होते हैं, तो वहाँ से ट्रैक करना आपके लिए इंडिविजुअली कठिन हो सकता है। तो जो जिसको जानकारी है, वो वहाँ से चेक कर सकते हैं कि रिसेंट उस पर्टिकुलर फ्लैट का या फिर लैंड का ट्रांज़ैक्शन अगर हुआ है, तो कब हुआ है और किसने किया है, एक। दूसरा जो सरसाई का पूरा डेटाबेस होता है, उसमें भी चेक किया जा सकता है। इसके अलावा अभी जब मैंने लास्ट सवाल-जवाब का एपिसोड किया, तो कई सवाल आए हुए थे कि एनओआई क्या ज़रूरी है? नोटिस ऑफ इंटीमेशन। कई लोग ये लिख रहे थे कि मुझे 8 महीने हो गए, 1 साल हो गए, हमने तो एनओआई किया ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं एनओआई क्या होता है। कई लोग ये कह रहे थे कि बैंक बार-बार कह रही है कि आप एनओआई करिए। देखिए, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, एनओआई का जो खर्चा आप दे रहे हैं, वो बैंक के पास नहीं जा रहा है। नोटिस ऑफ इंटीमेशन, इसी को एनओआई कहा जाता है। ये नोटिस ऑफ इंटीमेशन क्या है? ये गवर्नमेंट के पोर्टल पे ही इस चीज़ को फ्लैश किया जाता है कि जो भी प्रॉपर्टी बिक रही है, उस पे इतना लोन लिया गया है। और इससे एक बात निकल के आती है, कोई भी प्रॉपर्टी लीजिए, भले आपके पास ओन कंट्रीब्यूशन हो, थोड़ा बहुत लोन ज़रूर लीजिए। पुराने लोग देखिए कहते मिलेंगे आपको कि लोन ज़रूर लेना चाहिए। क्यों ऐसा? क्योंकि जब तक आप लोन लेंगे नहीं, तब तक एनओआई की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। जब एनओआई की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको नोटिस ऑफ इंटीमेशन ब्रांच में ही बैठ के, जहाँ से आप डिसबर्समेंट करा रहे हैं, जब पहले डिसबर्समेंट के वक़्त आप जाके साइन करते हैं, वहीं पे आपका आधार ऑथेंटिकेट करके, उस पे कुछ परसेंटेज स्टैम्प ड्यूटी देना होता है, वो दे के एनओआई कर लेना चाहिए। मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, उस पे आपने एक्स अमाउंट लोन लिया, आपने एनओआई करा लिया। अब अगर दूसरा बायर खरीदने जा रहा है और डेवलपर बदमाशी से या फिर कहें कि ज़्यादा पैसा कमाने के लिए वही प्रॉपर्टी किसी और को बेच रहा है, तो वो भी अगर लोन लेगा तो तुरंत पता चल जाएगा कि इस पे तो ऑलरेडी लोन है प्रॉपर्टी पे, यानी कि प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट हो चुका है। तो वो बच जाएगा और आप खुद भी बचेंगे, क्योंकि 2 ट्रांज़ैक्शन हो जाएँगे तो मामला डिस्प्यूट पे आ जाएगा और फिर कोर्ट के चक्कर लगाइए, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, कोर्ट के चक्कर लगेंगे, आखिरकार जीतेगा वही जिसके पास पैसा होगा, या फिर आप उतना समय निकालिए। अब आप देखिए, एक चीज़ और यहाँ से निकल के आती है, आखिर ऐसा होता क्यों है? मैं आपको बताता हूँ। जब आपके पास ओन कंट्रीब्यूशन होता है, तो अमूमन लोग क्या करते हैं, खासकर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में, क्योंकि आपका 7% अगर वो कॉर्पोरेशन में प्रॉपर्टी है, तो 7% स्टैम्प ड्यूटी जा रहा है आपका। आप अगर कॉमर्शियल प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो उसमें 8%, 10%, 11% वो कौन से रिजाइन को पकड़ रहे हैं, उसके हिसाब से आपका जीएसटी जा रहा है। अगर वो रेजिडेंशियल है, तो 5% आपका जीएसटी जा रहा है। यानी कम से कम 12% आपका टैक्स जाने वाला है, स्टैम्प ड्यूटी और जीएसटी मिला के। कॉमर्शियल के केस में यही चीज़ बढ़ जाती है। अब आदमी सोचता है, यार मेरे पास तो खुद का पैसा है, कुछ पैसा अनअकाउंटेबल दे देते हैं या फिर बिल्डर के किसी और अकाउंट में दे देते हैं, जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है उसको कम दिखाते हैं, सीधा-सीधा 12%, 15%, 16% हमारा बच जाएगा, रेजिडेंशियल टू कॉमर्शियल जैसा भी जो ट्रांजैक्शन है। अब वहाँ पे पैसा बचाने के लिए आप क्या करते हैं? अनअकाउंटेबल मनी ट्रांसफ़र कर देते हैं, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, खासकर वो कैश में ही डीलिंग होती है। ये होती है, लोग खुलकर इस पे बात नहीं करते हैं, पर आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, जैसे ही ये अनअकाउंटेबल पैसा आपने ट्रांज़ैक्ट किया और आपने ओन कंट्रीब्यूशन देना था, आपको लोन लेना ही नहीं था, एनओआई का कोई मतलब ही नहीं था, आपने पीछे रिकॉर्ड भी नहीं चेक किए और उस प्रॉपर्टी को डेवलपर दूसरे को बेच सकता है और उसके लिए बहुत आसान प्लेटफ़ॉर्म तैयार रहता है। क्यों? क्योंकि चेक करने के लिए कोई ख़ास चीज़ें रहती नहीं है, डेवलपर बेच रहा है तो बायर वैसे ही कुछ चेक नहीं करता है। एनओआई अगर वो अगला बायर लोन भी कराना चाहे, तो एनओआई पे कुछ दिखने वाला नहीं है, क्योंकि पहले बायर ने ओन कंट्रीब्यूशन दिया हुआ था। तो ऐसे केस में क्या होगा कि अब आप सोचेंगे ये क्या है कि दोनों केस में हुआ और बाद में चीज़ें पता चलेंगी। देखिए, अगर पता चल गई, पता चलने ही वाली है एक ना एक दिन, जब तक पोजीशन आएगा, डिस्प्यूट होगा, डेवलपर क्या करेगा, अपनी गलती मानेगा और किसी एक बायर को, खासकर जो पुराना बायर है जिससे अनअकाउंटेबल पैसा लिया गया है, जो अकाउंटेबल पैसा है उसे ही वापस करने की ज़िम्मेदारी उसके सिर पे है।
अनअकाउंटेबल पैसा तो वो तो कहीं है ही नहीं पिक्चर में, और उसके लिए वो क्लेम भी नहीं कर सकता है बायर। तो मान लीजिए किसी ने 1.5 करोड़ रुपए का शॉप लिया, रेजिडेंशियल लिया, 50 लाख रुपए अनअकाउंटेबल दिए, और उसी प्रॉपर्टी को डेवलपर ने किसी और को बेच दिया, और कल को डिस्प्यूट होता है पहले बायर के साथ, वो कैंसलेशन डीड करेगा और 1 CR उसको रिटर्न कर देगा। ये मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। वो 50 लाख रुपए क्योंकि ट्रांजैक्शन में थे ही नहीं, कहीं डॉक्यूमेंटेशन था ही नहीं, अब वो गायब हो जाएगा। कई बार इसी वजह से जो है ऐसी चीज़ें की जाती हैं, तो आपको सावधान रहना है। जब भी आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं, उसका एनओआई कराइए। कोई भी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी हो, रीसेल हो, उसका इंडेक्स टू ज़रूर चेक कराइए कि पीछे जैसे आप लैंड लेते हैं तो 30 साल का रिकॉर्ड चेक होता है। वैसे ही अच्छे लॉयर को पकड़िए, उनसे चेक कराइए। अगर आप खुद चेक कर सकते हैं आईजीआर महाराष्ट्र के वेबसाइट से, आप खुद चेक करिए। सरसाई का डेटा चेक करिए, सरसाई क्या होता है स्क्रीन पे आप लोग देख लीजिए, उनका भी पूरा डेटाबेस रहता है। तो इस तरीके से आप अपने बाइंग को पुख्ता बना सकते हैं। कभी भी अहम ब्रह्मास्त्र में मत बनिए कि आपने ग्राउंड पे सर्वे कर लिया, आपको रेट अच्छा मिल रहा है, अभी आपने इतना कैश दे दिया तो वो फर्दर डिस्काउंट दे रहा है। ये सब चीज़ें ठीक हैं, पर अगर आपका जो पैसा इन्वेस्ट हो रहा है वही सेफ नहीं है, तो फ़ायदा ही क्या है आपके उस पूरे रिसर्च का? तो रिसर्च करने के साथ-साथ जो बार-बार सौदागर कहता है ग्राउंड पे जाइए, चेक करिए, डेवलपर को समझिए, डेवलपर का रेपुटेशन मार्केट में कैसा है, ये सब समझने के बाद इन बातों का भी ध्यान रखिए जो मैंने आज आपको बताया है। कहीं भी आपको कुछ दुविधा लगती है, कोई समस्या है, तो सौदागर हमेशा हर एक बायर के साथ खड़ा है, जो लोग भी पुणे में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। आप अपने कंसर्न्स हमें क्वेरी कंसर्न फॉर्म के ज़रिए, जो कि डिस्क्रिप्शन में ऊपर मिल जाएगा, हमारे पास भेज सकते हैं। उसका जो भी सॉल्यूशन रहेगा, जल्द से जल्द आप तक लाने की कोशिश रहती है। उम्मीद करते हैं साथियों आप सभी को सौदागर का प्रयास पसंद आ रहा होगा। यदि पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ-साथ अपने चैनल सौदागर को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमें प्रोत्साहन मिले और आपका आशीर्वाद हम तक पहुँचे। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।